बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वीकेंड की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं हूं इमरान नसर एक्सप्रेसो के साथ और ये है अरमला हसन। बिल्कुल एक्सप्रेसो के साथ मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सो अच्छी हुई होगी। वीकेंड आ रहा है लेकिन अभी दूर है। अच्छा, ये आउट ऑफ नोवेयर आया। दूर क्या है, कल फ्राइडे है, परसों वीकेंड है। कल फ्राइडे परसों वीकेंड है, लेकिन एक दिन और काम करना है। खैर, सुबह अच्छी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ उठे और उसके लिए मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुबह सुबह उठ के मोबाइल फ़ोन ना देखा जाए। हमारी सबसे बुरी आदत क्या बातें कर रहे हैं आप, सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन देखें। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्विटर ट्रेंड्स देखता हूँ। ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर पाकिस्तान में चूंकि सब ज़्यादा सियासी बातें हो रही होती हैं, तो सुबह उठते ही आपको ऐसी कोई ड्राई किस्म की आधी रात को भी अगर फोन हाथ में आ जाए तो मैं देख लेती होती हूँ। मतलब ये वैसे अच्छी बात नहीं है, ये मेरे को फखर से नहीं बता रही, लेकिन हमारी आदत मुझे अब ऐसा लगता है कि ये न सिर्फ आदत होगी बल्कि नफ्सियात में शामिल हो गया। और फोन्स के हवाले से अब खास तौर पे कुछ सेशंस होने चाहिए साइकोलॉजिकल, जिसके ऊपर लोगों से बात की जाए कि लोग इससे निकलें। और एग्जैक्टली एक दिन इंटरनेट बंद होता है तो हम सब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा होता, हमारी जिंदगी लगता है खत्म हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमने क्या करना है। हम थोड़ी देर पर ऑफलाइन मोड में भी फोन को चेक करते रहते हैं। तो वाकई जैसे इमरान ने कहा कि साइकोलॉजिकल हमारी एक हैबिट हो चुकी है कि हमने फोन देखना ही देखना है। तो सब मामलात इसी तरह से और ये बात करने का मकसद आपसे भी और खुद से भी है कि हम सब इससे महफूज रहें। मतलब ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं तो हम इससे महफूज हैं, हम भी इसी सारे अमल का हिस्सा है। खैर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये कि आज सूरज के हवाले से आपको बताएं तो तकरीबन 2:18 के ऊपर ऐन खाना काबा के ऊपर वस्त के अंदर सूरज ने आना है। तो ये बताने का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपनी जो किबला की डायरेक्शन है उसको आप मुतय्यन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसके साथ कोई ऐसी मुतबरक चीज़ें तो नहीं जुड़ी, एक अमल है जो कि होता है हर कुछ अरसे के बाद। लेकिन बताने की का मकसद ये कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं जो कि खाना काबा की या किबला की डायरेक्शंस को लेकर मुख्तलिफ इलाकों में, तो आप उसका तयन कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत अहम मैसेज हेडलाइन से पहले वो पानी के हवाले से है। इरसा इस वक्त तमाम सूबों से ये कह चुका है कि तरबेला की सतह जो है वो तकरीबन डेड लेवल पे आ चुकी है। गर्मी चूंकि ज़्यादा है, बारिशें कम हुई हैं, तो पानी कम हो रहा है सूबों का। इसकी बात करने की वजह ये है कि आप पानी बचाएं। पंजाब और सिंध स्पेशली ये कहा गया है कि पानी की जो कहने सप्लाई है उसको कम किया जा सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले पानी बचाएं ताकि आप खुद भी इस्तेमाल कर सकें। हाँ, पानी पहले कम है। और आज हम इस पर एक सेगमेंट भी करेंगे, इसको जरा बाद भी डिटेल्स कर लेंगे। अब हम हेडलाइंस की जानिब जा सकते हैं। बताते हैं आपको आज की हेडलाइंस। पीडीएम का नोटिस फाड़ने के अमल पर कायम हूँ। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। सिंध में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद आज वजीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। पंजाब और सिंध में पानी का मसला संगीन होने का खदशा, इरसा ने सूबों को पानी के हिस्से में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कौम के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर में 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से होगा। सहराए थर की 95 साला अम्मा सलीमत से होगी मुलाकात, सेगमेंट सफर है शर्त में। तीखे नए नक्श और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मलका अदाकारा रानी को परिस्तारों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। वैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी में बिला वजह की एंटरटेनमेंट होते हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोगों की कदर किया कीजिए। ऑफिस में, घरों में जो लोग आपको एंटरटेन करते रहते हैं, आपके लिए स्माइल का बाइस बनते हैं, उनकी कदर किया कीजिए। इस बात के पीछे एक पस मंजर है जो बयान करेंगे तो वक्त कम हो जाएगा। हमने सिर्फ टर्न मारना मुनासिब समझा। हमने बड़ी खबर। अच्छा जनाब, बड़ी खबर बता दीजिए। बड़ी खबर में बात करेंगे सियासी महाजराई की। तो मफाहमत के बावजूद जहांगीर तरीन ग्रुप और गवर्नमेंट शख्सियात के दरमियान एक मरतबा फिर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा राधा रियाज और नजीर चौहान के दावों के बाद एक बार फिर से हलचल मिल गई है। दोनों रहनुमाओं ने दावा किया है कि बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है और ये रिपोर्ट जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें करने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी दावा किया कि गुज़िश्ता रोज जहांगीर
तरीन, अली जफर और शहजाद अकबर की मुलाकात हुई है, जिसमें जहांगीर तरीन को क्लियर किया गया है। उसके साथ साथ अली जफर ने रात 8 घंटे तक जहांगीर तरीन के वकला को सुना है। उन्होंने जहांगीर तरीन को कहीं मुलविस नहीं पाया। ये दावे हैं राजा रियाज साहब के जो उन्होंने किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने अली जफर की रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब अली जफर साहब के हवाले से अगर बात करें, जहांगीर तरीन ग्रुप के दावों पर बैरिस्टर अली जफर भी मैदान में आए हैं और वाजे किया है कि मैंने तो अभी तक किसी को कोई रिपोर्ट दी नहीं है। रिपोर्ट के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं, जबकि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने इस मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा है कि जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद अब पीटीआई का एक और हम ख्याल ग्रुप भी सामने आ गया। बिल्कुल, और हम ख्याल ग्रुप के 15 से ज्यादा अरकान असेंबली की मुलाकात हुई है, जिसमें आइंदा बजट में उनके लिए तरक्याती स्कीमें शामिल न करने का भी शिकवा किया गया है। इस हवाले से जल्द वज़ीर आला पंजाब के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर भी इत्तफाक किया गया और इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है उस्मान डार साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। जी वेलकम उस्मान डार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। पिछले दिनों में हमारी जरदाई साहिबा से 1-2 दिन पहले बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया था, मुझे लगता है कि इस वक्त ग्रुपों का सीजन चल रहा है कि नून लीग के अंदर ग्रुप आ गया, पीटीआई के अंदर ग्रुप आ गया। ये ग्रुप्स क्यों बनना शुरू हो गए हैं? क्या महज पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट है या इससे आपको लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर कोई सियासी रुख मुतय्यन हो रहा है सियासी जमातों का? उस्मान भाई नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक ही लीडर है और उसका एक ग्रुप है जिसका नाम है इमरान खान है। अलबत्ता आपने ठीक फरमाया, पीएमएलएन में देखिए मरियम नवाज साहिबा का एक डिफरेंस स्टांस है, अग्रेसिव पॉलिटिक्स का, अदारों के साथ टकराव का, और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ है बुनियादी तौर पे जो पहले से पॉलिटिक्स में है और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जो पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो तर्ज सियासत है, वो उसके हक में है, जो मुफाहमत की सियासत है। और मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की जो सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, कारकुन है, वो कंफ्यूजन का शिकार है। सुबह मरियम कुछ कहती हैं, शाम में शहबाज शरीफ साहब पीडीएम का शाया रख देते हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जी ये पीडीएम का नहीं था, पार्लियामेंटेरियंस का था। तो जब तक शरीफ खानदान घर में कंफ्यूजन दूर नहीं होगी कि पॉलिटिक्स में बयानिया किसका चल, जो कौन पार्टी का नैरेटिव और मंशूर लेके बढ़े, तो अभी देखना होगा। जहां तक आपने हमारी बात की है, देखें थिन मेजॉरिटी है, कोalition गवर्नमेंट आदि भी नाराज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने पार्लियामेंटेरियंस भी हल्कों के मसाइल हैं, वोट लिए हैं, फंड्स के इश्यूज हैं और बहुत सारे दीगर मसाइल की वजह से ये मतलब नहीं कि हम उनकी नाराजगी दूर ना कर सकें। और अगर वो जैसे आप कह रहे हैं कि इंसाफ के साथ रखते हैं तो सभी जमातों में लोग आपस में कोई किसी न किसी के साथ नाराजगी की बात की है, तो जहांगीर तरीन ग्रुप साहब ने भी ये दावा किया है कि गवर्नमेंट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। क्या ये समझा जाए कि गवर्नमेंट जो है किसी प्रेशर में आई है और एनआरओ देने पर मजबूर हो गई है? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के अगर हाथ साफ हैं तो वो अदालतों में उनका केस है, पाकिस्तान की अदालतें भी आज़ाद हैं, अदारे भी आज़ाद हैं, इसलिए हमें अपने अदारों पे, अदालतों पे एतमाद होना चाहिए। उनका एक ये ज़रूर गिला था जी कि मेरे साथ शायद किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है या पार्टी में से लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं। इस वजह से अली जफर साहब का जो भी प्राइम मिनिस्टर ने एक जिम्मेदारी लगाई वो हमारी पार्टी की हद तक लगाई थी। जहांगीर तरीन एंड ऑफ द डे पीटीआई का हिस्सा है, तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। जब उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो ये कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन कहेंगे वही हमारा बयानी है, तो जहांगीर तरीन का बयानी क्या है कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, मैं पीटीआई के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं जा रहा। तो मैं नहीं समझता एज सच हमें किसी किस्म का भी कोई उनसे नुकसान है या खौफ। देखेंगे बजट भी और मामला भी ठीक। हाँ, मैं वो बजट कर ही दिया तो मैंने कहा सर जरा आपके अपने सब्जेक्ट की जाने भी आ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बातें तो होती रहती हैं और मुझे लगता है कि इसमें अब कुछ कंस्ट्रक्टिव रह नहीं गया है। डिस्कशन बराए डिस्कशन होती है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तहरीक इंसाफ का जिसको आप लीड कर रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम, उसके साथ साथ टाइगर फोर्स को भी आप, वैसे टाइगर फोर्स आजकल कहाँ पे उस्मान साहब? टाइगर फोर्स किसी जगह आराम कर रही है, किसी जगह काम कर रही है। डिपेंड्स कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को उनकी खिदमात की जरूरत है। अच्छा। लेकिन जिस तरह पहले लास्ट ईयर मुतहर्रक थी पूरे पाकिस्तान में, बुनियादी तौर पे आपको पता ही है किस तरह कोरोना के बादल मंडला रहे, और मैं इन बहादुर नौजवान
सलाम पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम से। बगैर मुआवजे के, बगैर तनख्वाह के वॉलंटियर वर्क इतने रजाकाराना तौर पे आप चंद घंटों के लिए करते वो हैं। पहले इतने बड़े बड़े कॉन्वोकेशंस टाइप और इतने बड़े बड़े कन्वेंशंस हुए और फिर उसके बाद काफी अरसे से कोई सीन पे नजर नहीं आ रहा मामला, इसलिए मैंने कहा पूछ लूं आपसे। अच्छा, थोड़ा सा जी कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से हमें जरा बताइए। नौजवानों के ऊपर हमारी बड़ी नजर है। फवाद साहब की अभी भी मैं खबर एक्सप्रेस पे पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी जब तक नौजवान कारोबार की तरफ किसी भी मईशत के अंदर नहीं आएंगे वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और आपके जिम्मे ये जिम्मेदारी है कि आपने नौजवानों को न सिर्फ कारोबार की तरफ लाना है बल्कि उनको एक सिम्त देनी है, और इसमें बहुत ज्यादा काम आप खवातीन के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी आप कर रहे हैं। तो जरा हमें बताइए ओवरऑल इस वक्त क्या नक्शा है, आप जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप इसमें? देखिए, कामयाब जवान के दोनों इनिशिएटिव्स, कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स जो हम 1,70,000 दे रहे हैं और उसमें से 88,000 दे चुके हैं, और 37,000 बच्चे बच्चियां इस वक्त सर्टिफिकेशन लेके जॉब मार्केट में हैं, कुछ अपना कारोबार कर रहे हैं और 55,000 पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये हमारा प्रोग्राम है कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स का। दूसरा कामयाब जवान बिजनेस लोन, जिससे आप आसान शराइत पर 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज लेते हैं, जिसको हम बढ़ाकर अब 5 करोड़ करने जा रहे हैं। और उसकी जो सबसे खास बात है, पहला टेयर जो 10 लाख तक का है, क्लीन लैंडिंग, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कोलेटरल नहीं है। वो जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं नौजवान, छोटे छोटे ट्रायल्स हैं, आइडिया लेके आए हैं, इसको भी हम बढ़ाकर 20 लाख करने जा रहे हैं जून में। तो आप समझ लें कि 20 लाख तक पाकिस्तान के नौजवानों को इंशाल्लाह ताला जुलाई से हम बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे नौजवान जिंदगी में पीछे रह गए हैं, उनके पास वसाइल तक एक्सेस नहीं है, पैसे नहीं है। पर अगर कोई बिजनेस लोन देना चाहते हैं तो फिर वो उनको कहते हैं कि जाकर घर के कागजात लाएं, कोई प्रॉपर्टी के कागजात लाएं। तो मैं समझता हूँ इमरान खान का पहला टेयर कामयाब जवान का 1 लाख से जो 10 लाख था उसे 20 लाख करने लगे हैं, और इंतहाई कम मार्कअप पे। तो वो एक गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप्स में आना चाह रहे हैं, जिन्होंने आज तक शायद बिजनेस अकाउंट तो दूर की बात अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोला होगा, एनटीएन नंबर नहीं होगा ऐसे लोगों के पास। तो उनके लिए पहले से जो 10,000 नौजवान ले चुके हैं कर्ज और 10,000 कारोबार का आगाज कर चुके हैं, और तकरीबन 20,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा कर एक तो इसमें हमें ये बता दें कि जो लोग इस प्रोग्राम के हवाले से इसकी स्क्रूटिनी करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, चाहे वो आपके सियासी हलीफ हैं या सियासी हरीफ हैं, प्लेटफॉर्म मौजूद है, जाके मेरे जैसा कोई आम शहरी पाकिस्तानी देख सकता है कि आपने कितने पैसे आपको मिले और आपने कहाँ कहाँ उसको डिस्पर्स किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फीमेल्स के हवाले से तकरीबन 25 अरब रुपए का कोटा रखा गया है, जिसमें से हमारी इतलात के मुताबिक कोई 1,000 खवातीन को ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए दिए भी गए हैं। मुख्तलिफ मुतज़ाद इतलात हैं, आप इसकी फिगर्स हमें कन्फर्म भी कर दीजिएगा। तो इसमें खवातीन, दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि खवातीन का कैसा रिस्पॉन्स है, खवातीन की कैसी पार्टिसिपेशन है, इस हवाले से भी हमें बताइए। एक तो मैं आपको बताने जा रहा था कि 10,000 में से तकरीबन 6,500 स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस ये जो बहुत बड़ी बात है। ऐसे नौजवान जिन्होंने जिंदगी में पहले अकाउंट भी नहीं खोला था। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं डाटा की रसाई की, देखिए हम अगले 2 हफ्तों में इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है जून के पहले हफ्ते में हम इसको पब्लिक कर देंगे सारे डाटे को। ठीक है। जो हमने लोन किए हैं, जिस तरह आपने बात की है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में कितने लोन दिए गए हैं या कितनी अमाउंट है, इस हद तक का डाटा हम पब्लिक करेंगे। हम किसी का नाम, फोन नंबर, CNIC या उसके घर का एड्रेस पब्लिक नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल क्लासेस हैं, स्टेट बैंक की तरफ से भी हैं, और आप बिल्कुल किसी को बता नहीं सकते कि फलां जिले, तहसील और इस कॉन्टैक्ट, इस एड्रेस के बंदे को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। तो उनको अपने लिए भी उनके ठीक नहीं है। बाकी अगर जहाँ की बात है, अपोजिशन की बात है, कल भी मैंने एक मीडिया सेशन रखा, आपके ही एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने बकायदा कॉल की डायरेक्ट, और जिसको भी मैंने उन्हें कहा ये 10,000 का डाटा तकरीबन, आप जिसको चाहें अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हैं कि किसी की सिफारिश या रिश्वत या पैसे देने में या लोन लेने में मुश्किल आई हो। देखिए, आपके प्रोग्राम से मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत सारे नौजवान भी कंप्लेन करते हैं कि एक तो उन्हें मिल नहीं रहा, देर से मिल रहा है। ये समझने की जरूरत है, पाकिस्तान में इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का माइंडसेट ही नहीं था। हमारे बैंक तैयार ही नहीं थे। ये 1 लाख से जो 20 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टअप टेयर है, इतना छोटा हमारा जो हमारे कन्वेंशनल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। अब हमने इंशाल्लाह ताला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ला रहे हैं, अखुवत, NRSPs और जितनी भी हमारे माइक्रो फाइनेंस अदारे हैं, उनको माशाल्लाह
सारा मैकेनिज्म अच्छी तरह आता है। और हमारे ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अखुवत जैसे बहुत सारे इदारे हैं जिनको आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, राइट? ठीक। और बड़े बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स ही हैं, होलसेलर का काम करेंगे। और आगे ये अदारे अखुवत, NRSP जो जितने अच्छे, इंशाल्लाह इस पे इन डिटेल्स एक और सेशन भी विल डेफिनेटली ट्राई कि आपके साथ रखा जाए और इन डिटेल बात की जाए। वक्त की हमारे पास कमी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमारे एक्सप्रेसो शो का आप हिस्सा बने और आपने अपने प्रोग्राम्स के टारगेट्स के हवाले से भी बताया। और कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत जिस तरह से वेमेन को एम्पावरमेंट के हवाले से उस तरफ लेके जा रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है, फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने स्टार्टअप्स कर सकें और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। और जिनको नहीं मालूम वो जरूर इस तक जरा इंटरनेट पे सर्च करके कामयाब जवान प्रोग्राम आप जरा चेक तो करें कि गवर्नमेंट इस पे क्या करिए, बहुत जरूरी है। और अगर इससे फायदा उठा सकते हैं आप तो एंटरप्रेन्योरशिप की इससे बेहतर कुछ नहीं है, अपने कारोबार से बेहतर कुछ नहीं है। आई होप के बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात करते हैं चांद सा चेहरा, दिल मोह लेने वाली अदाएं, तीखे नैन नक्श और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मलिका अदाकारा रानी की, जिनको अपने पुरसितारों से जुदा हुए आज 28 बरस बीत गए। लाजवाल गीतों को अपने रक्स से अमर कर देने वाली अदाकारा रानी 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुई। रानी का असल नाम नासरा था। रानी ने फिल्मी करियर का आगाज हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब से किया, जिसमें रानी का किरदार अदा किया, मगर कामयाबी मुकद्दर ना बन सकी। जिक्र कर रहे थे हम लेजेंड नासिरा उर्फ रानी, रानी और उनका असली नाम नासिरा था। और क्या खूबसूरत अदाकारा थी। अपने वक्त के अंदर हम अगर कहें कि उन्होंने बहुत से दिलों पे राज किया, और न सिर्फ उस वक्त राज किया बल्कि आज भी अपने मद्दाहों और जिन्होंने उनको नहीं देखा वो देख के उनके काम को यकीनी तौर पे आज भी समझते हैं कि उनके दिलों पे वो राज कर रही हैं। हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे कोरोना वबा की तीसरी लहर की। तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस में नुमाया कमी आ चुकी है और यहाँ पाबंदियों में भी नरमी का सिलसिला जारी है। मगर अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि महकमा एजुकेशन पंजाब ने रवा साल गर्मियों की छुट्टियाँ 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 माह करने का फैसला किया है। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहान और उसके बाद 15 दिन बाद मैट्रिक के पेपर्स होंगे। 9वीं और 11वीं के जो इम्तिहानात हैं वो सितंबर में होंगे, जबकि कराची समेत अगर हम बात करें सिंध में कोरोना के फैलाव में इजाफा होगा। बिल्कुल, एजुकेशनल कैलेंडर तो खैर बहुत ही डिस्टर्ब है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कब पेपर होंगे, कब छुट्टियां होंगी, किस तरीके से बच्चों की रूटीन बन रही है। खैर इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट मजीद पाबंदियां सिंध के अंदर खास तौर पे लगा रही है। हमने आपको कल भी बताया था, रात 8 बजे के बाद जो शहरी हैं उनके गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी है। कोरोना बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज हो गया। और इस वक्त जो अच्छी खबर आ रही है वो 19 साल से जायद अफराद की वैक्सीनेशन के हवाले से है। मकामी सतह पर चीन के ताउन से जो वैक्सीन है वो तैयार की गई है और कल भी आपको हमने बताया था पाक वैक के नाम से। और गवर्नमेंट का दावा है कि आइंदा हफ्ते ये वैक्सीन इस्तेमाल के लिए भी अवेलेबल होगी। उधर आज से 19 साल से ज़्यादा अगर वैक्सीनेशन शहरियों की जा रही है तो उसके लिए भी ओबियसली रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा अमल है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अरमला वो इस हवाले से ये कहते हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी इसके अलावा कोई हल नहीं आता इस पैंडेमिक से लड़ने का। हमें इसी हवाले से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। उनसे ज़रा हम इसी हवाले से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आई होप आप ठीक ठाक हैं। इस वक्त ओवरऑल हमें हमारे सामने पिक्चर रख दीजिएगा। एक तो ये जो हम 19 साल से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं, इसमें आप क्या फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस वक्त लोगों का रिस्पांस क्या है टुवर्ड्स वैक्सीनेशन? बेहतर हुआ है, लोग आना शुरू हो गए हैं वैक्सीनेशन की जानिब? जी देखिए, डेफिनेटली पहले से तो बेहतरी आई है कि अब आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लाइंस भी नजर आती हैं, थोड़ा सा रश भी नजर आ रहा है और रजिस्ट्रेशन का अमल भी पहले से बेहतर हुआ है। मगर अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम जिस भी एज ग्रुप को खोलते हैं, जैसे पहले 59 था या 40 वाला 40 प्लस था या 30 प्लस था, तो इन तमाम एज ग्रुप्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो 10% ऑफ द टोटल उनका जो पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप की। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत कम है। लोगों को अभी कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी, एक हेजिटेंसी थी, लोग घबराते थे कि पता नहीं इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। पर अब जैसे जैसे लोगों को लगती जा रही है, उनके अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बेहतर तो होगा। मगर अभी भी जो रजिस्ट्रेशन का अमल है मैं समझती हूँ उसको मजीद स्पीड अप होना चाहिए, लोगों को ज्यादा आगे आना चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान के पास वैक्सीन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है और जिस तरह से मास वैक्सीनेशन सेंटर्स का वजूद अमल में आ रहा है और छोटे शहरों में और छोटे हॉस्पिटल्स BHUs तक इसका दायरा कार वैक्सीनेशन सेंटर्स का बढ़ाया जा रहा है, तो अब फैसिलिटीज भी हैं, वैक्सीन भी है
तो मैं समझती हूँ कि लोग सामने आए, क्योंकि जब तक हम लोग वैक्सीनेशन को नहीं तेज करेंगे इसके फैलाव को रोकना मुश्किल होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम सिंध गवर्नमेंट की भी बात करेंगे, सिंध में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कोरोना केसेस में हमें इजाफा देखने में आ रहा है, गवर्नमेंट जो सिंध की है वो वफाक पे इल्जाम लगा रही है कि हमने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद करने का कहा था, तरजीह दी गई थी, उसको नहीं माना गया वफाक की जानिब से, तो ये ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, जबकि कराची में केसेस बहुत ज्यादा, सिंध में स्पेशली केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इस दफा अब बाकी जैसे सूबों में केसेस नीचे आ रहे हैं मगर सिंध में बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह खाली ये इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ईद थी, लोगों ने अपने घरों को जाना था। अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद भी करते तो लोगों ने कोई ना कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, जैसे हमने देखा था कि छोटी गाड़ियां, छोटी सुजुकी डब्बे या दूसरी इस तरह की छोटी ट्रांसपोर्ट वो हायर करके, उसमें ज्यादा क्रैम्ड अप होते हैं, लोग ज्यादा करीब हैं। तो ये तो एक SOPs के साथ अलाउ की गई थी कि जिसमें 50% पैसेंजर्स और वो मास्क का इस्तेमाल और वो सारी मॉनिटरिंग के साथ अलाउ किया था। तो मैं नहीं समझती कि ये बड़ा रीजन है। तो इस सर्च की क्या रीजन आप देखती हैं डॉक्टर साहब, जो कराची में? लोगों का अपना एक रवैया होता है और SOPs की खिलाफ वर्जी ही जो है वो बेसिक रीजन होती है। जहां पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, जहां पर आप ये मार्केट प्लेसेस में रश होगा और वहां पर SOPs पे नहीं होगा, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हमेशा जो पब्लिक गैदरिंग्स और लोगों के एक्शन से ही कोरोना फैलता है। तो इसमें ज़ाहिर है, मैं समझती हूँ कि सिंध में शायद शुरू में इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली है, ये मार्केट्स में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं की गई थी, इस वजह से केसेस बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आज से 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, तो कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है इन अफराद को? देखिए, अभी वैक्सीन तो नहीं, इनकी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी और जब ये एक खास नंबर तक इनकी रजिस्ट्रेशन पहुंच जाएगी तो फिर इनकी वैक्सीनेशन शुरू होगी। इस वक्त हमारे ज्यादातर सेंटर्स में, जिस तरह आपने देखा है कि पिछले दिनों साइनोवैक का हमारे पास एक 20 लाख की डोजेस की एक कंसाइनमेंट पहुंची है, तो इस वक्त साइनोवैक यूज हो रही है उन लोगों के लिए जिनको पहली डोज लगनी है, और जो सेकेंड डोज जिनकी है उनके लिए साइनोफार्म, क्योंकि पहले साइनोफार्म लगती रही है, तो अब जो सेकेंड जो है वो साइनोफार्म उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक डॉक्टर साहब, हम इससे पहले जो एफिकेसी की बात कर रहे थे, वो इन चाइनीज वैक्सीन की 60 से 65% तक हम यूजुअली कह रहे थे कि है, तो अभी हम अगर पाकिस्तानी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, पाकवैक की, तो इसकी एफिकेसी के हवाले से क्या रिपोर्ट्स है, कितनी इफेक्टिव है, ये क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, ये वही वाली वैक्सीन है जो कैंसिनो बायो के नाम से, जिसका पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए थे, फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे। तो उसके रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें कोई 75-80% इसकी एफिकेसी में आई थी, मगर जो सीरियस डिजीज प्रिवेंट करने की इसकी जो कैपेसिटी थी वो 100% थी। यानी इसका मतलब ये कि अगर ये वैक्सीन लगने के बाद जैसे 75% का मतलब ये है कि शायद 20-25 लोगों को फिर भी कोरोना हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती रहेगी। इस हवाले से वक्त की कमी है, थैंक यू वेरी मच। नौशीन हमें बता रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो पाकवैक बनाई है, ये तकरीबन सीरियस डिजीज के लिए 100% प्रिवेंटिव है। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि एक मुसन्निफ बहुत जहानत के साथ कुछ लिख पाता है, लिखता है। लिखने के लिए बड़ा आपको चाहिए, हौसला भी चाहिए, आपको बड़ा नॉलेज भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, जो कि दूसरों के पढ़ने के लिए हो, और ये बड़ा महारत तलब काम है। और अक्सर लोग इसको उम्र के आखिरी हिस्से में जाके या जो बहुत पुराने हो जाते हैं तब करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी राइटर इस वक्त मौजूद है जिन्होंने कम उम्री में ही कमाल कर दिया, मुसन्निफ बन गई, और क्या कमाल मुसन्निफ। बिल्कुल, और हम आपकी मुलाकात ऐसी एक कम उम्र मुसन्निफा से करवाने वाले हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में 8 किताबें शाया की हैं, और बैनुल-अक़वामी जो शायकीन के साथ 2 पॉडकास्ट की मुसन्निफ बनकर पाकिस्तान की कम उम्र मुसन्निफा का एजाज भी अपने नाम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मरियम आरिफ। मरियम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी कम उम्र में आपने 8 किताबें लिख दी। थैंक यू सो मच। मरियम, बहुत इम्प्रेस हुए। अपनी सबसे पहले हमें इन 8 किताबों के हवाले से बताइए। एक तो ये कि आपको राइटर बनने का ख्याल कैसे आया इतनी यंग एज के अंदर, और फिर इन 8 किताबों को आपने कैसे मुरतब किया, अपनी इस जर्नी के हवाले से हमें बताइए। सो बेसिकली ये जो 8 बुक्स हैं, इनको जो जिनसे इंस्पायरेशन लिया, बेसिकली वो मेरी मदर है, वो खुद एक उर्दू राइटर और नॉवलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ ये जो 8 बुक्स हैं, इनमें से फर्स्ट 5 जो हैं वो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, और जो 2 हैं वो चिल्ड्रंस बुक हैं, 1 नॉवल है इसमें।
ओके परफेक्ट। अच्छा Different genres. हाँ मरियम, ये बताएं कि आपको शौक कैसे हुआ राइटर बनने का? क्योंकि नॉर्मली लोग शायद पढ़ते बहुत शौक से बुक्स हैं, और बच्चे इस उम्र में तो स्पेशली पढ़ते भी नहीं हैं। हाँ वैसे, लेकिन अगर चले आपको पढ़ने का शौक भी था तो खुद से लिखने का आइडिया कैसे आया? बेसिकली मेरी मदर क्योंकि खुद राइटर हैं तो उनसे इंस्पायरेशन ली और आई वाज लाइक ओके शी कैन राइट वेरी वेल, और इस तरह मैंने भी स्टार्ट कर लिया अपनी राइटिंग की। अच्छा, तो ये जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए, इनके पीछे भी आपकी अम्मी ही हैं या ये आपकी अपनी इंस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, इसके हवाले से? तो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं ये मैंने खुद किए हैं अपनी मर्जी से। एक जो फाइव सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनमें से जो 4 हैं वो एक सीरीज़ में, और ये जो 4 हैं इनका बेसिकली मकसद ये है कि ये यूथ को एम्पावर करें, और जो नौजवान लोग हैं हम लोग वो इनसे इंस्पायरेशन लें और आगे बढ़ें। और ये जो 5th वाली है बेसिकली कॉपी राइटिंग के बारे में, और जो 2 चिल्ड्रंस बुक हैं बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए लिखे गए हैं, और ताकि वो अच्छे तरीके से स्टोरीज को पढ़ें। सही। और 1 नॉवल है बेसिकली जो 50,000 वर्ड्स पे बेस्ड ठीक है। है। अच्छा, इस नॉवल के हवाले से बताएं, क्योंकि आपने जिससे कहा बाकी बुक्स है और आपने एक नॉवल लिखा, इस नॉवल का आइडिया बेसिकली क्या था? बेसिकली नॉवल के पीछे ये था कि मेरे पास एक आइडिया आया था बैठे बैठे कि है आई कैन राइट अ फिक्शन नॉवल। सही है, तो फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। मैं बैठी लिखने, और उसमें स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हुई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूरा नॉवल। अच्छा, जिस एज में आप है ना, इस एज में इंसान के जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, उनमें से एक ख्याल ये राइटर बनने का भी होता है, और बहुत से बच्चे बच्चियां लिखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि हम भी कोशिश करते होते थे, लेकिन बड़ी ज़रूरी होती है अगर पेरेंट्स की तरफ से गाइडलाइन मिल जाए कि बुक्स कैसे, उसको बुक की सूरत में कैसे लेके आना है, क्योंकि उसकी एक अपनी शक्ल होती है, और फिर उसको पब्लिश कैसे करना है। तो इसमें सारी पेरेंट्स की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई बच्चा या बच्ची जो ये करना चाहता है, वो राइटर है लेकिन वो पब्लिश होना चाहता है, उसको आप क्या मशवरा देंगी मरियम? तो बेसिकली आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो, अगर आपने कोई भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, चाहे वो सेल्फ पब्लिशिंग हो, क्योंकि 2 टाइप ऑफ पब्लिशिंग में आते हैं, एक सेल्फ हो और एक जो है वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है। आपने दोनों में से जो भी करना है उसमें से आप सबसे पहले जो यूट्यूब पे उस पर देखो कि आपको कौन सा सूट करता है, किस तरह का होता है, और उनमें से जो सही लगता है उसको आप अटेंड करो। लाइक मैंने खुद सेल्फ पब्लिश किए हैं, लेकिन लोग अक्सर ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पास भी जाते हैं, तो डिपेंड करता है आपको कौन सी चॉइस है। ठीक है। अच्छा मरियम, क्योंकि आप हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी, हम चाहेंगे एक छोटा सा मैसेज वो तमाम बच्चे जो आपको देख रहे हैं और राइटर बनना चाहते हैं उनको कोई मैसेज दे दें क्विकली। तो बेसिकली मैसेज ये है कि प्लीज़ अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो बेसिकली सबसे पहले बाकियों की बुक्स पढ़ें, क्योंकि अगर आप बाकियों की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उनसे ना सिर्फ इंस्पायरेशन मिलेगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले बुक रीडिंग करें जिस भी आप नीश में जाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर लिख लें। और अभी कोई लिख रही है बुक जो पब्लिश हो रही है, आने वाली कोई बुक है? वेल बेसिकली अभी मेरे एक फिक्शन पे काम कर रही हूँ और वो जल्द रिलीज होने लगी है। मेरी 9th बुक होगी एंड आई एम लुकिंग रियली ग्रेट। विश यू ऑल द बेस्ट मरियम। और जितने भी लोग देख रहे हैं, इनके बुक के टाइटल्स हम चला रहे हैं आपके सामने, इनकी बुक्स खरीदें, पढ़ें, इनको सपोर्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें, इनकरेज करें इनको। मरियम आरिफ हमारे साथ थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने 8 किताबें शाये की हैं, 9वीं किताब पे काम करी है, आज एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी हुई है। सो प्राउड ऑफ यू मरियम, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। थर मारवी का देश है और मीठा है, ये बात हमें एक अम्मा ने बताई जिनकी उम्र 95 साल है। हमें जब इस दिलचस्प किरदार के बारे में मालूम हुआ तो ये भी बताया गया कि उनका गांव सहरा के अंदर बहुत दूर है, लेकिन हमारा मकामी दोस्तों से ये इसरार था कि हम अम्मा को मिलने जरूर जाएंगे। हमें थर के असल हुस्न को देखना है। सफर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन रेत में सफर शुरू हुआ तो लैंडस्केप जादुई हो गई। अम्मा के गांव के पास तो ऐसे लगता था कि हम किसी बहुत बड़ी फैंटेसी का हिस्सा हैं।
ऐसे हसीन गांव को तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता और हम इस हसीन तरीन गांव में गए थे। इस हसीन तरीन गांव का हुस्न रेत तो थी ही, लेकिन दरख्तों के हुस्न को तो यहाँ बयान ही नहीं किया जा सकता, शायद आपको कैमरे से दिखाया भी नहीं जा सकता। अजीबो गरीब शक्लों वाले दरख्त, रेत सुनहरी थी, दरख्त खामोश थे और ये सब कुछ इसलिए था कि शाम हो रही थी। गांव नहीं था, तिलिस्म था और हम इस तिलिस्म में जकड़े जा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और ये जो ख़त है सहरा नवर्द का, जो ख़त है ये तो आप यूँ समझिए कि बैरंग है और ये तो डायरेक्ट आप तक पहुंचना चाहिए। ये जो ख़त है ये एक इंतहाई अहम ख़त है और ये मैं सहरा से आपके नाम लिख रहा हूँ। मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब भी और चाहता भी हूँ। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके हम इस गाँव में पहुँचे हैं। ये जो गांव है इसका नाम है तगुसर हाले पोता और ये बड़ा ही खूबसूरत दरख्त है। और ये दरख्त में आप ये तने देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। गो के ये जो सीन है, ये जो खूबसूरती है, ये तो आपको थार डेजर्ट में बिखरी हुई नज़र आती है। इस खत में मुझे आपको क्या बताना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठहरें। तगुसर हाले पोता से ये जो ख़त आपको लिखा जा रहा है, ये जो बैरंग ख़त है, ये बुनियादी तौर पर इस खत में मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाना चाहता हूँ जो बड़ा कमाल किरदार है और बड़ा ही खूबसूरत किरदार है। आइए उस खातून से मिलते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे, बहुत खूबसूरत किरदार, लेकिन मैं आपको अम्मा से मिलवाने जा रहा हूँ। भाई ये इससे बड़ा है, इसकी उम्र तकरीबन 92 ईयर्स है। ठीक है, अच्छा 92 साल की? 92 साल की। माशाल्लाह। ये खातून बेसिकली यहाँ गांव में मौजूद होती हैं जो मवेशियों का इलाज करती हैं। अच्छा। जहाँ यहाँ जब हॉस्पिटल्स नहीं थे, वेटरनरी अभी भी कोई ख़ास सहूलत नहीं है, तो ये वो खातून हैं जो जानवरों का इलाज करती हैं, देसी तरीके से इलाज करती हैं। अच्छा, किन किन जानवरों का? मतलब आपने कहा था कि घोड़ों का भी? ये ख़ास तौर पे घोड़े हैं, ऊँट हैं, ये बड़े जानवर हैं, इनका इलाज करती हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम माई सलीमत। माई अम्मा सलीमत, क्या कहते हैं, क्या हाल है को? केड़ा हाल है? केड़ा हाल है? शुक्र है मेरी तबीयत जमार 5 दिन घर सो दिया। कह रही कि अभी उम्र बड़ी होगी, 5 कम 100। 5 कम 100, 95 साल इनकी उम्र है। कम करी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जानवरों का किस तरह ये इलाज करती है? और ये पहले तुमसे ये पूछें कि किस उम्र से ये काम कर रही हैं? हाँ, तबीयत सही कोने। हम केड़े वक्त का इलाज शुरू किया? तने ताजी उम्र घणी हुई? इलाज करी बीमार होए उनके सुई लगाई टंग बजे मां बजे वो गुजारे वो मुझे से एकड़ी मां मुझे आए भाई क्या नहीं मुझे भाने जो है कि मेरा वालिद था, उनके साथ होती थी तो उनके साथ ये काम करती थी। वो उनको महारत थी जानवरों के इलाज में। मैं तब 10 साल की थी तो वो वफात पा गए। फिर उसी काम को मैंने कंटिन्यू रखा। इस पूरे इलाके में जितने भी गोट हैं, जितने भी हैं, वो जानवर यहाँ लेके आते हैं? जानवर अम्मा सलीमत के पास जो जानवर कला मैं दो दुनिया में शुरू थी। कह रही कि ये दुनिया का निज़ाम है, एक जाता है तो दूसरा उस जगह पे आ जाता है। वाह वाह। तो जो जानवर ज़्यादा होते हैं ना, जिससे कोई हादसा हो गया, उसकी टांग कट गई, तो ये इसको लेके जाते हैं वहाँ। जानवरों की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जिनका ये इलाज करती हैं? कह रही है माल को जो एक तो छोटी बीमारियाँ होती है, जिस तरह खांसी की बीमारी होती है, ख़ास करके जल्द की बीमारियाँ होती हैं, और उसी के साथ जो मवेशी भागते दौड़ते टूट जाते हैं, हड्डी जो टूट जाती है। अच्छा, ये हड्डी जोड़ लेती है? हड्डी का जोड़ दे, उसका इलाज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, खास करके ऊँटों की। अच्छा, ऊँटों की हड्डी जो है वो अगर टूटी हुई हो, केड़ो जानवर जो इलाज करने में? कुबड़ी उठा जी टंग जखम सार घुमायोगे। अम्मा के अपने बच्चे कितने? तहां जो औलाद घणो है? ना कुंवारी है। अच्छा, शादीशुदा नहीं है? अच्छा, शादी कौन है? शादीशुदा नहीं है। हाँ,
ठीक है। शादी ये को गुस्सा- न की जने कलाम रब जो जने चाचो रो चाहे हम मश्क क्यों शादी पोयन आप में कहती है कि मैंने ये लोग इलाज किए और शादी नहीं की, उसको एक तरह की बख्शिश होती है कि जो शादी नहीं होती, तो उसी तरह से इसने अपनी उम्र जो है ना वो खिदमत के कामों में और अपनी बैठक भी चलाती है। जिस तरह आम खवातीन इस तरह खड़ी हो कि आपके साथ बात नहीं कर सकेगी गाँव की कोई भी, तो ये एक मर्द का भी किरदार अदा कर रही है, बाप का और भी। जिस तरह इन्होंने सलाम किया है और बिल्कुल इनका। अच्छा, दूसरा ये है कि ये बताएं कि ये जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी भी नहीं की, तो मतलब इन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ की इसके लिए कि जो ऑफ कोर्स इंसान ही मुतासर होता है ना, जब जानवर उसका होता है कोई किसी भी हवाले से बीमार होता है तो इंसान ही मुतासर होता है। इन्होंने इसके लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ की। अम्मा से पूछिए कि क्या ये समझती हैं कि जिन जानवरों का ये इलाज करती हैं और वो तकलीफ़ में होते हैं, तो वो जानवर जो है वो भी जानवर भी दुआ देते हैं इनको? ये है मतलब ये समझती हैं कि जानवर भी दुआ देते हैं अगर किसी को दुख में है या तकलीफ़ में है कोई जानवर? चेतो तो जेके जानवर आहिनि उन तव्हां लाइ दुआऊं कयूं हूंदियूं, जिन जानवरनि जो तव्हां इलाज कयो, त तव्हां सम्झो त केतिरनि जानवरनि जो तव्हां इलाज कयो, तव्हां केतिरियूं दुआऊं मिलियूं हूंदियूं तव्हांखे? इलाही रिकॉर्ड भरल आहिनि। कहते रिकॉर्ड भरे पड़े हैं, दर्द हैं, जो उनके दास्तान है कि इतने जानवरों के मैंने इलाज किए कि लिखे हुए मेरे पास, और इतने इंसान के दुख से ज़्यादा, क्योंकि वो बेज़बान है, बोल नहीं सकते, वाह वाह, तो मैं बढ़ चढ़ कर क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये बताएं कि थर के बताएं कि थर आपको कैसा लगता है? चेतो थर तो के की तो लगे, थर थर इलाइको पंहिंजो वतन, इलाको थर मुखे मिठो आहे, मारियो जो आहे। कहती मारुई का देश है और वाह बिल्कुल वाह, मीठा है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या आओ बात है। ससुई अशकमा थी वई, मारी खड़ा नहीं हुई भई, ओ मुझे मारी दणी ससुई असांजो आहे मुल्क मारी जो कि मारुई का मुल्क हाँ। है, देश है, इलाका है जिसने अपने ताल वतन को से, इलाके असांजो से मोहब्बत नगर की। आहे। जिसने अपने इलाके से उसी मोहब्बत। तालका से मेरी ताल्लुक है, उसी है। तहसील से, वाह वाह, मारवी वाह। की तहसील से। क्या बात है। लोग मैंने यहाँ जहाँ भी गया हूँ तो मैंने देखा है कि लोग मारवी और उस किरदार से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुतासिर है, बहुत मुतासिर है, बहुत मोहब्बत करते हैं। नाजरीन, अम्मा सलीमत से बात करते दिल नहीं भरा, उनसे कुछ बातें और करना है, और फिर आपको इस गांव की खूबसूरत और तिलिस्माती बैठक या चौपाल दिखानी है, जहां गांव के लोग गपशप करते हैं, कलाम गाते हैं। ये सब कुछ देखिए सफर शर्त की अगली किस्त में। जो आयो काफिलो जाम संदो जाम पछो जाम पुनो अखन क्यों आराम। राग जो एक क्लासिकल राग है ना, तो मेरे को बिल्कुल याद है। या एक राग जरा। ये कल्याण इसको कहते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा पखी कोने पाने तो मोर यो चे तो हिंदे घणू आहे अॻिए दौर में घणू वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब एक इंतहाई अहम मसले की बात करते हैं। प्रोग्राम के शुरू में भी हमने इस पे बात की थी। पानी की मुनसिफाना तकसीम के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा इबाम पाया जा रहा है। पानी कम मिलने पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो सिंध गवर्नमेंट है वो मुसलसल एहतजाज कर रही है, और अब ये एहतजाज वफाक और सिंध के दरमियान लफ्जी हमलों में तब्दील होता नजर आता है हमें। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी गवर्नमेंट और इरसा पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और मसला हल ना करने पर सिंध गवर्नमेंट ने अवामी एहतजाज का भी इंदिया दे दिया है। गुज़िश्ता रोज सिंध असम्बली शदीद वहाँ पर हंगामा राई देखने में आई और इरसा के चेयरमैन को हटाने का मुतालबा भी किया गया। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि वफाकी गवर्नमेंट की सफाकाना पॉलिसियों से कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल और थरपारकर में उसको बंजर बना दिया गया। बिल्कुल, बिलावल साहब से वैसे ये भी पूछना चाहिए कि उन्होंने इरिगेशन के लिए या जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उसके लिए इकदाम कितने किए हैं? पिछले 30 सालों से गवर्नमेंट में तो वो हैं, उन्होंने अब तक किया क्या है सिंध गवर्नमेंट ने? उनसे ये पूछा जाना चाहिए। तकसीम तो मुनसिफाना ही होनी चाहिए बहरहाल, चूँकि सब आवाम का हक है। खैर, उन्होंने ये भी खबरदार किया है जी इस मौके पर बिलावल साहब ने कि अगर सिंध के हिस्से का पानी न दिया गया तो नताइज की जिम्मेदार पीटीआई गवर्नमेंट खुद होगी। वफाकी वज़रा है पंजाब गवर्नमेंट और इरसा ने सिंध के तमाम इल्ज़ामात को एज यूजुअल मुस्तरद किया है, और पानी की तकसीम का जो जिम्मेदार इदारा है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक सिंध को 71,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। बिल्कुल, और मंगला डैम से भी 7 एकड़ फीट पानी सिंध को फराहम किया गया। ताहम सिंध ने 46 एकड़ फीट पानी समंदर में बहा दिया है। इरसा ने यह भी वाज़ेह किया कि कराची को पानी की जो फराहमी में इसमें इदारे का कोई किरदार नहीं, ये सिंध का अंदरूनी मामला है,
इसके साथ साथ इरसा ने पंजाब और सिंध में पानी की कमी का संगीन मसला होने का भी खदशा जाहिर किया और बताया है कि मुल्की दरियाओं में पानी मजीद 18,800 क्यूसेक कम हो गया है और अगले 48 घंटों में तरबेला डैम जो है अपनी डेड लेवल तक भी पहुंच बिल्कुल, ये सकता है। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। हमें अरशद एच अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप इनको देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी, एक्सपर्ट हैं एनर्जी के हवाले से और जो पानी की तकसीम है इस हवाले से भी अक्सर इनसे बात होती रहती है, तो उन्हीं से हम जरा बात करते हैं कि वो किस हद तक मुत्तफिक हैं इस वक्त ये जो इल्जामात का सिलसिला है और ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अरसे से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो गई है, जो ही थोड़ा सा मौसम सख्त हुआ, हालांकि समर सीजन बाकी है, तो पानी की तकसीम के हवाले से मसाइल शुरू हो गए और न सिर्फ मसाइल बल्कि अच्छी खासी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इसके ऊपर मनसूबाबंदी नहीं होती, पॉलिटिक्स फौरन शुरू हो जाती है। आप हमें ग्राउंड सिचुएशन बताइए इस वक्त क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे अमल को? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है इस प्रोग्राम के लिए और उस बंदे को बुलाया है कि जो कुछ थोड़े से हिस्टोरिकल इवेंट्स का आई विटनेस है। बात ये है कि ये सिंध का और पंजाब का पानी का मसला पार्टीशन से पहले का है। ये 1920 से शुरू हुआ और पार्टीशन के बाद भी बिल्कुल ये बरकरार रहा कि जी पानी का हमें कम मिल रहा है, ये ज्यादा मिल रहा है, ये बात हो। लेकिन एक फार्मूला तय हो गया था 1992 में, एक वाटर अकॉर्ड हो गया था सारे सूबों का कंसेंसस से। मेरा ख्याल है कि मैं एक बात कहूंगा कि उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एक बड़ा हिस्टोरिकल काम किया था कि जितना भी पानी होगा उसका 37% मिलेगा पंजाब को और तकरीबन 34% मिलेगा सिंध को। इसके बाद एक और मैकेनिज्म हुआ कि पानी कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, लेकिन इसके लिए हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीमीटरी का मतलब ये है कि रियल टाइम, जैसे आज मेरा प्रोग्राम आप मेजर कर रहे हैं, ये रियल टाइम पे होगा। इसके लिए 2004 में 360 मिलियन की टेलीमीटरी लगाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने वो टेलीमीटरी नहीं चलने दी, जिसकी वजह से आज ये बड़ी हीटेड डिबेट हो रही है, जिसके लिए वो सिंध एलिगेशन लगा रहा है। ये बात ऐसी होती ही ना अगर वो टेलीमेट्री होती, क्योंकि एक बात भी ठीक है कि आज का मैं रिवर की फ्लो की बात करूं तो काबुल में जितना फ्लो हमारा आज था, यानी 27 मई 2020 में, आज उसका तकरीबन 30% है। इसी तरह मंगला में भी कम हुआ है, तरबेला में भी कम हुआ है। तरबेला में जहाँ पे 80,000 था आज 50,000 है। ये पानी का फ्लो एक और रीजन है कि ग्लेशियर भी मेल्ट नहीं हुए, अभी इस्लामाबाद या पर रीची में हुई। ये तो बात है, ये पानी का फ्लो कभी भी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, ये हमेशा वेरी होता है। मैं जिस बात पे कहूंगा कि आप भी बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, अभी किसी भी इंडियन डैम के ऊपर चले जाएं, वहां आपको रियल टाइम डेटा इवन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अच्छा। और जब आप देखें ना 4G हमारे पास आ गया है, हमारे पास व्हाट्सएप से क्या आ गया, हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स। तो ये अब्बासी साहब कौन नहीं करता और क्यों नहीं करता? सिर्फ इसमें वही सियासी अमल है, लोगों के मफादात हैं? देखिए, मफादात की बात नहीं है। मैं एडवाइजर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ चाइना, जो दुनिया में सेकंड बड़ी पावर है। मैं सेंट्रल एशिया का भी रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। बात असल में ये है कि ये जो इसका की जरा कंपोजिशन देखिए, इसमें 4 मेंबर, एक पंजाब का, एक सिंध का, बलोचिस्तान का और पंजाब का। ये नॉर्मली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर होते हैं या सेक्रेटरी इरिगेशन होते हैं। ये आपको सच्ची बताऊं बड़ी अपनी लाइफ एग्जॉस्ट करके आते हैं और यहाँ पे एक बंदा है या एक सेक्रेटेरिएट है जो कि 2000 से उस वक्त से 92 से चल रहा है। उसमें एक शख्स है, यकीन करें जी कि आज 2000 में 95 में देखता था, वो क्लर्क था, आज वही स्पोक्स पर्सन है। यानी मसला देखिए, आपने ऐसा मसला पाकिस्तान में क्या होता है कि एक आध बंदा पूरे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है, वो अपने हाथ में चीजें रखता है, वो इसको रियल टाइम नहीं होने देता। आज इस दौर में जहां पे हर चीज देखिए, आज मैं दिन में कितनी दफा आप अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ऐप पे आप रियल, आप बेसिकली कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज द प्रॉब्लम, आप ये कह रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी नहीं, देयर इज ओनली 1 आई नो हिम वेरी वेल, नाम लेना नहीं, जो आपका स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, बताइए कि वो टेलीमीटरी देखिए, इस फॉर्म ने मैंने आपने 360 मिलियन रुपीज दिए, डब्बों में बंद पड़ी है। आज अगर वो होती तो देख लेते पानी कितना है, जो मैं आपको डाटा ये इस तरह बता रहा हूँ, वो सिंध वाले भी देख लेते, पंजाब भी देखते, बलूचिस्तान भी देखते। डिजिटलाइज करने की जरूरत थी इस चीज को। देखिए बात सुनिए, क्रिकेट में क्या होता है
कि जब आप रियल टाइम देखते हैं कि ये अंपायर, ये प्लेयर आउट हुआ है या नहीं हुआ, आप उसके रिवर्स प्ले देखते हैं, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। आज इस दौर में जहां पे इथोपिया में रियल टाइम डाटा आ रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पाकिस्तान मतलब हम इथोपिया से भी पीछे हैं इस मामले में। अच्छा, ये तो खैर हमें इदराक है कि किस तरीके से कुछ लोग अपनी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम ना या करने की वजह से वो चाहते हैं कि चीजें टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट ना हो, और ओब्वियसली फिर उसमें उनके अपने मफादात आ जाते हैं, यूज ऑफ अथॉरिटी आ जाता है। ये करना किसने है? अब ये जो आप कह रहे हैं कि इसको हम आईटी के ऊपर डिजिटल करें और हमारे पास रियल टाइम डाटा आए तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी और हमें सिचुएशन का अंदाजा भी रहेगा कि वेरिएशन नॉर्मल है या सीरियस है, तो ये करना किसने? कौन इस पे एक्शन ले? इसको सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे तो तकरीरें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं बासी साहब। देखिए, मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था एक बीबीसी में इंटरव्यू देते हुए कि वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट है। यानी अब दुनिया में ये चीजें नेशनल सिक्योरिटी के साथ चलती है। आज पाकिस्तान में खुराक ना हो, पानी ना हो, अगर पानी इस तरह और लड़ाई होती है तो क्या होगा? सूबे आप उसमें लड़े हो, पता नहीं बात कहां तक जा सकती है। ये फैसला करना है हमारे टॉप के उन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने, कि भाई ये डब्बों में बंद पड़ी हुई है, इसको रियल टाइम इंस्टॉल करो। कोई भी इस पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें एक जीरो टॉलरेंस लेवल होना चाहिए। सिंध का एक एक बंदा देखे जो ठट्ठा में बदीना। भाई साहब, इस पे जितने पैसे हम पहले लगा चुके हैं सिस्टम के ऊपर, आपने 360 मिलियन कहा, वो ओब्वियसली 2004 की आप बात कर रहे हैं, तो अभी क्या इस पे खर्चा बढ़ गया? हम अअगर दोबारा इसको डिजिटलाइज करते हैं सारे सिस्टम को, कितना खर्चा इस पे आ सकता है? आप देखें मैं एक और बात करूंगा। अब ये जो टेलीडेस्टी है पाकिस्तान में तकरीबन 87% है, जहां जहां हमारे बैराजीज हैं, जहां पानी इनफ्लो होता है, अब तो ये मोबाइल के जरिए देखिए आपके हाथ में पड़ा हुआ है, हम इसको भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो अवाज साहब, ये जो आपस में एक दूसरे पे लफ्जी गोलाबारी चल रही है, वो ये सिंध गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है वफाक पे, अब इस मसले का सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि एट द एंड सफर तो पब्लिक नहीं करना है। देखिए, ये जो लास्ट 5 मिनट से बात कर रहे हैं कि जब आप रियल टाइम स्कोर सामने ले आते हैं, ये वेब बेस के ऊपर होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मोबाइल के ऊपर इंडिया के किसी डैम का डाटा देख सकते हैं। उनके भी प्रॉब्लम थे पहले, राजस्थान के, पंजाब के, कर्नाटका के। गॉट योर पॉइंट। भाई साहब, टाइम जो कि कम है, आखिर में हमें सिर्फ ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने आप नक्शा रख दीजिए, पाकिस्तान पानी को लेकर कहाँ स्टैंड कर रहा है और आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस हमारे लिए हो सकते हैं, क्या तैयारी हमें करनी चाहिए। वैसे तो रिजर्वाइज की जानिब हम गए हैं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टाइम। देखिए, आपने वो टॉपिक छेड़ा है कि अगर पानी कम होगा तो हमारी फसलें कम होगी, और हमारी फसलें कम होगी तो सोचिए आगे लोग आटा चीनी के लिए फिर अगले साल कहाँ खड़े हो। ये इश्यू वो है जिसके पर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, यूगोस्लाविया कोलैप्स हो गया था। ये सबसे बड़ा इश्यू यही है कि पानी, वाटर सिक्योरिटी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आगे हमारी ताकि फूड सिक्योरिटी। अब पानी जब कम है तो फिर आप पानी फसलें क्या हो गएंगे? जब कोई फसल नहीं होगी, कितने लोग देखे ना इस वक्त बैठे हुए काश्तकार। मैं एक बात माननी चाहिए कि ठट्टा और बदीन में जितना पीने का पानी है वो आपके बिलो कोठरी में ये फ्रेश वाटर से जाता है। हम उनको मुतमईन नहीं करेंगे रियल टाइम डाटा से कि देखो पानी आ इतना रहा, चाहे एक बूंद आए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस फार्मूले के मुताबिक होगी तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। देखिए भाई, आपकी फैमिलीज में होता है कि जब एक रोटी कम हो जाए तो फिर जब भाई सारे मिलके बांट के खा लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो कोई नहीं लड़ता, कहते हैं मरेंगे भी तो इकट्ठे मरेंगे, जिएंगे भी तो इकट्ठे जिएंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि एक भाई जो कम से कम डाटा क्लियर होना चाहिए। ठीक है बासी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। और भाई साहब ने बड़ा ही सिंपल वर्क सोल्यूशन उन्होंने दे दिया कि इसको रियल टाइम डाटा के ऊपर लेकर आ जाएं। मोबाइल फोन डिवाइसेस आपके पास हैं, उसी के ऊपर आप लेवल चेक कर सकते हैं। और इंडिया की उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया के अंदर इस तरह के सिस्टम्स और डेवलप्ड ममालिक के अंदर मौजूद हैं कि आपके पास रियल टाइम डाटा आ रहा होता है। और वाकई जब रियल टाइम डाटा आ रहा होगा तो फिर कम से कम, लेकिन अगर रियल टाइम डाटा आ जाएगा तो फिर सियासी तकरीरों का मार्जिन खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटिक्स कैसे की जाएगी। सियासियों से गुजारिश है कि इसके ऊपर काम कर लें, थोड़ा सा रियल टाइम डाटा के ऊपर, डिजिटलाइज करने के ऊपर, बजाय इसके एक दूसरे की जानिब गिरबान खोल के आप लोग जो लड़ रहे हैं ये ना करें, प्लीज इसको हल करें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, आपने सोचा है अब कोविड के बाद आपने फिट रहना है, कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी है? वैसे तो आपने पहले भी बहुत वादे किए थे। वादे अपने आप से बहुत किए थे, लेकिन ये कि कोविड के बाद फिट रहना तो सब चाहते हैं, लेकिन वो फिट रह नहीं पाते क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है और बॉडी आपको वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती। एक सोल्यूशन है और वो खुशी बट आज सेट पर हमारे साथ आई है। खुशी हमें बताएंगी कि कोविड के बाद हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू सो मच खुशी, कैसी हैं आप?
थैंक यू अर्मिला, थैंक यू इमरान, इट्स गुड टू सी यू बैक। आज हम बात करेंगे कोविड से रिकवरी के बाद जो एक्सरसाइज होती हैं उनके बारे में कि किस तरह करनी चाहिए, कितनी देर बाद करनी चाहिए। फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ हैं या कुछ लोगों को जो बेसिकली कैंसर था या कुछ इस तरह के मसले थे, उनको बेसिकली 2 to 3 वीक्स वेट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद उनको स्टार्ट करना चाहिए। जो नॉर्मल हैं, जिनकी फ़िज़िकल फिटनेस नॉर्मल थी, और उनको बेसिकली स्टार्ट करना चाहिए लाइट वॉक से, लाइट स्ट्रेचेस से। उसके बाद देयर आर डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट फेज़ आपका स्ट्रेचिंग से स्टार्ट होता है, ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, फटीग होती है। फर्स्ट वीक में आपने बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करनी है, लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। उसके बाद 2 वीक्स के बाद आपने थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, योगा, स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर आर फ्यू एक्सरसाइज जो फर्स्ट फेज़ में आपको बताऊंगी क्या कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेचेस, हर कोई डिफरेंट स्ट्रेचेस करता है। सो वी कैन स्टार्ट विद द आर्म सर्कल्स for the shoulders, at least 15 to 20 each side. You can try and breathe with it as well. Breathing भी बताऊंगी different exercise में कैसे करनी है आपने। And stretch your arms back, forward. Very simple exercises. सिर्फ muscle stretch करना है ताकि circulation हो। Right, left, in and out. Breathe out as you open up, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. ये आपके चेस्ट के लिए भी है, ये आपके लंग्स के लिए भी है। जितनी ब्रीदिंग अच्छी करेंगे आपके लंग्स भी उतने हेल्दी होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लंग्स को अटैक करता है। तो ब्रीदिंग की जितनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो अच्छी होगी। सो ऑन द फ्लोर वी कैन डू, डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ किस तरह की है। वी कैन डू प्लैंक्स एज वेल, ठीक है। अगर प्लैंक्स नहीं हो रहे, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, ब्रीदिंग नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं है, आप नीज पे कर सकते हैं। कीप योर स्टमक टाइट एंड वेट ऑन योर शोल्डर्स एंड एक्सेल। थर्ड एक्सरसाइज इज कैमल कैट। वेट ऑन योर palms, knees hip width apart, stomach in, breathe in, stomach goes down, chest up, face up, stomach goes in, back round, shoulders round. Breathe in, breathe out, breathe in from your nose, breathe out. Okay. Breathe in, stretch your arm, breathe out, breathe in. Fourth exercise guys, breathe out. अगर आप ये नहीं कर सके, then feet on the ground, hand on the ground, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Switch 10 each side, at least 10 to 15 reps. On the floor, just simple stretches. Keep your stomach tight, breathe out, breathe in, neck down, breathe out, breathe in. ये बहुत easy stretches हैं, we can go in moderate level as well, but first week आपने बिल्कुल muscles को stretch करना है। Obviously depends on your physical fitness as well कि आप किस तरह feel कर रहे हो। Okay, ये आपने 15 to 20 times करने हैं and practice this at home after at least 1 week of rest। तो ये करते रहें and let everybody know कि कैसे करनी है around you, जिनको ये issues आ रहे हैं, you can help each other out as well। Inshallah I'll see you in the next session and explain more about it। Thank you so वैसे much। तो हम तीनों ने कोविड करा के उसको ठीक करा लिया, तो हमें कोविड करा के हाँ तो कराया ही है, कोविड करा के ठीक हो गए और अब हम फ्रेश हो गए हैं। लेकिन एक्सरसाइज आपने भी करनी है, खुदा ना खास्ता अगर आप भी और ये बहुत जरूरी है अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप करना, क्योंकि अब हमें खुद चूंकि फील होता है कि बॉडी आपकी बहुत लेथार्जिक महसूस होता है, बहुत लेजी लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। तो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे पीएसएल की। बिल्कुल, और पीएसएल में शरीक खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ, ब्रॉडकास्टर्स और
ऑफिशर्स को लेकर आज 2 खुसूसी परवाजें अबू धाबी जानी हैं। इतलात ये हैं कि उन परवाज़ों में कुछ ताखीर हुई है। खैर, हम PSL की ओवरऑल सिचुएशन पे बात करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, और क्रिकेट शायकीन चूंकि एक्साइटेड भी है तो हमने कहा कि इस पर ज़रा बात होनी चाहिए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब नन अदर देन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक ठाक है? और PSL के क्या हालात है, ताज़ा तरीन क्या है PSL को लेकर आपके पास? वालेकुम अस्सलाम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया और वापसी आपको मुबारक हो। PSL के हवाले से जो है ना, इत्तलात यही है कि 1 बजे फ्लाइट को रवाना होना था, अब 2 घंटे डिले हो गई है। कुछ अभी तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो 3 बजे कराची से और लाहौर से अलग अलग फ्लाइट जो है वो जाएंगी अबू धाबी। और लेकिन इमरान, बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 13 रुकनी उनको खिलाड़ियों को SOPs की लिस्ट दी है, 13 नुकात पर मुश्तमिल, और उसमें उन्होंने कहा कि सोने से पहले तमाम अफराद अपना सामान पैक करके कमरे के बाहर रखेंगे, होटल से अलग गाड़ी के जरिए एयरपोर्ट जाएंगे, और तमाम अफराद अपने कमरे की दस्तक का इंतजार करेंगे। दस्तक के बाद खिलाड़ी जो है वो लॉबी में जमा होंगे। बड़े मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक किस्म का जो SOPs है, और खिलाड़ी जो है डेफिनेटली ये तो बड़ा जेल का सब। लेकिन मिर्जा साहब, आपको लगता है इसकी जरूरत थी? क्योंकि पिछली बार जब हमने PSL में देखा था बायोसिक्योर बबल, जिस तरह से इन्होंने इसको वो किया था, हम ज्यादा इजी ले लेते हैं ना, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है आपके ख्याल में? अच्छा तो है, लेकिन आप देखें ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अब पहले इनको बड़ा तजुर्बा हो गया, और मजे की बात यह है कि इन लोगों ने ये भी किया है कि जब सफर करेंगे तो फेस मास्क और फेस शील्ड भी पहनेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्रिकेटर्स हैं क्या, जंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि खासा मुश्किल होगा खिलाड़ियों के लिए इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना। और इमरान, गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, 41 टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है अबू धाबी में, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा खिलाड़ियों। और उनके लिए दिलचस्प बात यह कि कोकोनट जो पानी है वो दिया जाएगा ड्रिंक्स ब्रेक में, उसके अलावा उनको आइस कॉलर्स दिए जाएंगे, आइस जैकेट्स दी जाएंगी, बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो मिर्जा साहब, मैच की टाइमिंग्स के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी तक जो उन्होंने बताया है कि 5 बजे एक्सपेक्टेड है अबू धाबी टाइम पर, जो 2 मैचेस डबल हेडर जब होंगे तो एक मैच 5 बजे और एक मैच रात 10 बजे अबू धाबी टाइम, यानी कि 6 बजे और 11 बजे रात। तो पाकिस्तान का जो 11 बजे होगा वो 2-2:30 बजे तक चलेगा। लेकिन अब इनको मैचेस कराने हैं, इनको 20 जून से पहले ये लीग खत्म करना है, क्योंकि 23 जून को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड रवाना होना है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अब ये बताइए कि आपने इतने ज्यादा टूर्नामेंट विटनेस किए हैं, हमने भी किए हैं थोड़े बहुत, तो वो जो स्पिरिट चल रहा था PSL का, या जो एक लीग का स्पिरिट होता है, वो आपको लगता है इन 10-12-15 दिनों में दोबारा PSL गेन कर पाएगी? आप एज क्रिकेट स्पेक्टेटर इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है इमरान आपने, और यकीन करें कि मोमेंटम टूट गया है, और जिस तरह की जहनी अजियत खिलाड़ियों को मिली है SOPs पर अमल दरामद के हवाले से जो प्रॉब्लम्स रहे, तो मेंटली वो एक किस्म का जेल का सा समा होगा ना। 3 होटल्स बुक किए हुए कंप्लीटली जो क्रिकेटर्स और उनकी टीमों के ऑफिशियल्स के लिए, एक होटल कंप्लीटली बुक किया है ब्रॉडकास्टर्स, कमेंटेटर्स और दीगर लोगों के लिए। तो बहुत मुश्किल होगा, मोमेंटम टूट गया है। अब खिलाड़ी किस तरह से अपने आप को दोबारा उस मोड में लेकर आते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। और इससे लीग चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करानी है, तो बस करानी है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, जाते जाते ये बताते हैं, जोश जगाते में लाहौर आ रहे हैं आप फिर? नहीं लाओ, जोश तो अब ठंडा हो गया था, अब जोश दोबारा जगाना है, जगाना है, इसलिए लाहौर बुला रहे। चले मिर्जा, अल्लाह करे कि वो लीग का मोमेंटम थोड़ा सा हमें वापस मिल ही जाए। और आपने बड़ी अच्छी बात की जाते जाते कि बस वो एक चैप्टर चूंकि अब खुल गया था, तो क्लोज तो करना था, तनकीद को बंद तो करना था, गलतियों को छुपाना तो था, तो क्रिकेट बोर्ड अब इस मामले में क्रिकेट को टफ है। खैर, इस पर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अब हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमें लाजमी देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।